नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरी बेटी देश विरोधी है, ये कह रहे हैं शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद शोरा। शैला रशीद का नाम अपने कई बार इससे पहले भी आपने सुना होगा। ये वही शैला राशिद है जो उस वक्त जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी जब वहां देश विरोधी नारे लगाए गए थे कथित रूप से। अब शैला के पिता ने अपनी बेटी को देश विरोधी बताकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और जांच की मांग की है। लड़ाई सिर्फ किसान संगठनों की या किसानों की ही नहीं रही, ये समूचे समाज की लड़ाई बन चुकी है और पूरा देश इस आंदोलन में शामिल है। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला टीकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हमारे पीछे अगर आप देखें तो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर भारी फोर्स की तैनाती है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। उसके अलावा पहले टुकड़े टुकड़े गैंग में होने का आरोप, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएसएस का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, जातिवाद का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। अब शैला पर पिता का सनसनीखेज इल्जाम। ये इन्वेस्टिगेशन, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस पे इन्वेस्टिगेशन एक बार हो जाए, आपको भी पता लग जाए, सबको भी पता लग जाएगा। उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ। टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने का आरोप पहले से झेल रही जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद पर इस बार तूफान घर से उठा है। इस बार आरोप उनके पिता ने ही उन पर जड़ दिया है। शैला के पिता के मुताबिक 2017 में जेएनयू छात्र संघ की राजनीति को छोड़कर शैला कश्मीर में एंटी नेशनल मूवमेंट से जुड़ गई। सारा खेल पैसे का है। शैला को यूएस में बैठे कुछ अलगाववादी फंडिंग करते हैं। शैला क्लेम कर रही कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है जी। इसकी बहन अनएम्प्लॉयड है। मैंने अपने केस जो डिफेंस उसमें डाला है और जो डीजी साहब को मैंने चिट्ठी दी है, मैंने उनको कहा है कि इनके अकाउंट्स को आप वेरीफाई कीजिए। अगर उसमें इस तरह का मनी फ्लो हो रहा है जो कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ के अकाउंट में नहीं होना चाहिए था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सिंपल सी बात है। कहाँ से वो पैसा आता है। शैला के पिता ने बेटी पर संगीन इल्जाम जड़ते हुए 3 करोड़ के पैकेज का भी जिक्र किया है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। आपने कहा कि आपको 3 करोड़ का ऑफर भी हुआ जी था? जी, उन्होंने दिया था उस टाइम। उन्होंने कहा कि ये पैसे कुछ रख लो, वो काम आ जाएंगे। मैंने इनकार किया। अपनी बेटी को देश विरोधी बताकर शैला के पिता ने डीजीपी को चिट्ठी भेजी है और शैला से जान का खतरा बताते हुए खुद के लिए सुरक्षा मांगी है। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। आरोप के मुताबिक देश विरोधी गतिविधि में शैला ने अपने साथ अपनी मां, बड़ी बहन और बॉडीगार्ड को भी शामिल कर रखा है। लेकिन पिता के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए शैला ने उन पर ही गंभीर आरोप जड़ दिए। शैला ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। हम परिवार के करीबी की मौत का मातम मना रहे हैं। इस घड़ी में मेरे पिता द्वारा मेरी मां और मेरी बहन के विरुद्ध बेबुनियाद और झूठे इल्जामों से बहुत दुखी हूं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है, इसलिए मैं जवाब दे रही हूं। तथ्य ये है कि पिता के खिलाफ कोर्ट में मैंने मेरी मां और मेरी बहन ने घरेलू हिंसा का केस किया था। पिता का आरोप इसी की प्रतिक्रिया है। शैला के खिलाफ पहले से देशद्रोह, नफरत और अफवाह फैलाने की धाराओं में केस दर्ज है। अब पिता की शिकायत पर शैला के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ शुजा उल हक, श्रीनगर, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सारा शाह हलीम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ नेता जुड़ रहे हैं, अब्दुल राशिद शोरा हमारे साथ पिता शैला राशिद के जुड़ रहे हैं, और रविंदर रैना साहब जो कि प्रेसिडेंट है बीजेपी जम्मू कश्मीर के, खास मेहमान वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र रैना जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार जरा सीधे चलते हैं शैला के पिता के पास, क्योंकि आप आज जो कह रहे हैं उसका अंजाम बहुत दूर तक जाएगा। अब्दुल राशिद साहब,
मेरा सवाल आपसे यह है कि जितने भी आरोप आपने लगाए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? कौन सी वो चीजें हैं, सबूत हैं, फोन कॉल्स है, कुछ भी? क्या सबूत है आपके पास जो तमाम इल्जाम आप शैला राशिद पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं? क्यों, क्या सबूत है आपके पास? देखिए, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब से इसने राजनीति में कदम रखा है, शुरुआत दिल्ली से की है और दिल्ली में ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रही है और मुझे उसमें बिल्कुल भी किसी तरह की आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ी हुई थी जो एक जाना माना संगठन है, बहुत पुराना संगठन है और मजबूत संगठन भी है और नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो पार्टी है। ठीक है। अचानक इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद अचानक कश्मीर की पॉलिटिक्स में एंट्री करना, बताइए ये कंसर्न है एक फादर के लिए कि नहीं है ना? नहीं। दूसरी बात, 2017 से हमारा ये सारा ये घर में माहौल। अब्दुल साहब, लोकतंत्र में तो कोई किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है। ठीक है, हो जाए। अगला सबूत। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगला सबूत ये है कि आते ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में चली गई। ठीक है जी, मुझे कह दिया कि मैंने ज्वाइन की है और खुद बता दिया, इसके मुंह से सुना है मैंने कि फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने इसे अपनी निज़ामुद्दीन वाली कोठी में बुलाया था, शाह फैसल और इसको, जहाँ पे इन्होंने ये फैसला ले लिया कि शाह फैसल बारामूला से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कंटेस्ट करेंगे और शैला श्रीनगर फारूक अब्दुल्ला की सीट से कंटेस्ट करेंगे। ये तो इसी का वर्जन है। मैंने जब ये सुना, इससे पहले जब मुझे लगने लगा था कि ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आने वाली है, क्योंकि सारी बातें सोशल मीडिया से मैंने सुनी, मेरा कोई और सोर्स नहीं था, कुछ इंटरव्यूज़ हो गए कुछ चैनल्स के इसके साथ, जहां इसने इशारों में तो कह दिया कि शायद एनसी में जाने वाले हैं। तो मैंने उसी मौके पे इसको ये सवाल पूछा कि तुम्हारा वाकई में एनसी ज्वाइन करने का प्रोग्राम है? इसने मुझे उस वक्त कहा कि मैं कातिलों की पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। कातिलों की पार्टी का आप इस तरह मतलब निकाल लीजिए, क्योंकि वो दो तरह के, वो 2008 के और 2010 के जो फसाद हो गए थे कश्मीर में, उसमें काफ़ी सारा यूथ कंज्यूम हो गया था हमारा। तो इस करके इसने ये लेबल चढ़ा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि ये कातिलों की पार्टी है। ठीक है। अब जब आ गई और कातिलों की पार्टी इसने ज्वाइन की और मेरे सामने एंडोर्स किया कि इस तरह बात हो गई, मुझे यह सब चीज़ें उसके बाद ये बाज़ाब्ता मीटिंग्स भी अटेंड करने लगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पे। एक दिन मेरे से ये सवाल भी पूछा कि अली मोहम्मद सागर मुझे पूछ रहे थे कि मुश्ताक अहमद शोरा एक एक्टिविस्ट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो आपके क्या लगते हैं? मुझे मालूम नहीं था पापा वो हमारे क्या लगते हैं। मैंने कहा वो मेरे मौसेरे भाई थे और सागर साहब को जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे उनको कहना वो मेरे पापा के मौसेरे भाई। ये तो आपके माता, एक सेकंड, ये तो पिता और बेटी की आप बातें दिखा रहे हैं जिसमें आपको उनके करियर में क्या चॉइसेस थे वो बता रहे हैं। मुझे सर ये बताइए कि देश विरोधी वो काम कर रही थी। आगे देखिए ना क्या कहने, देश विरोधी कैसे आगे देखिए ना क्या कहने जा रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ तक भी ठीक था। मैंने कहा चलो, हाँ, मेरा इस स्टेज पे मेरा इसके खिलाफ ये एतराज़ था कि अगर तुमने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, इस तरह ये खुलेआम घूम रही थी और शुजात बुखारी का मसला हो गया था उन्हीं दिनों। मैंने कहा देखो ये रीसेंट वाक़ा है, यहाँ इस तरह मत घूमो। अगर तुमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, आप एक पीसी करवा लो और सीधे एक सिक्योरिटी जोन में चला जाओ। इस तरह घूमना फिरना मुझे ठीक नहीं लगता है। अभी ये बात चल ही रही थी आपस में हमारे, तो मुझे ये जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से, मतलब रशीद इंजीनियर और वटाली साहब की तरफ से एक ऑफ़र आ गई मिलने की। उन्होंने मुझे एक दोस्त के थ्रू मिलने के लिए कहा और मैं उस दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया उनको मिलने के लिए। मैं सनत नगर रेजिडेंस में गया, वटाली साहब की रेजिडेंस में, और वहाँ पे रशीद इंजीनियर साहब भी मुझे मिले। इन्होंने मुझे ये सारा माजरा बता दिया कि शाह फैसल और शैला को हम
ये जो आपकी मीटिंग थी ये कब हुई है? ये जून में, जून ठीक है। जून वहाँ पे क्या बात हुई? 2017 में। हाँ, और डेढ़ महीने के अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के बाद वटाली साहब अरेस्ट हो गए थे NIA की तरफ से। हाँ। ठीक है, इसके 1.5 महीने मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, अगस्त में शायद वो अरेस्ट हो गए थे। तो उनके साथ मेरी ये बात हो गई कि उन्होंने बहुत कुछ बोला इनके बारे में, दोनों के बारे में। ये यूथ आइकॉन है, कश्मीर पॉलिटिक्स को ये नई दिशा देंगे, हमने इनको अपनी पार्टी में ले लिया है। ठीक है। और लगे हाथ इन्होंने वो 3 करोड़ रुपए का जिक्र भी किया है। फिलहाल हमने एक 3 करोड़ रुपए का एक इनिशियल अमाउंट रखा है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी बताया उस वक्त कि ये हबा कदल मेरी जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से कंटेस्ट करने जा रही है। इस 3 करोड़ के ऑफर का कोई भी सबूत आपके पास है? क्योंकि आपने ये बताया है कि आपने वो पैसे नहीं लिए थे। इस 3 करोड़ का कोई सबूत है आपके पास? आप कौन सा सबूत में? मैंने लिया नहीं तो सबूत कैसे जुटा पाऊंगा आपको? जो मेरी बातें उनके साथ हो गई और भी उसी तरह से इन्होंने ले लिया। अब आप देखो, सीक्वेंशियल एविडेंस देख लीजिए आप। इसने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ज्वाइन की और ये जो पैसे का जिक्र मैंने इसके साथ किया, इसने कहा जी अब सब कुछ हो गया है, मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, इसके बाद आपको सलाह है कि आप बातें मत करो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ। हालांकि मैं शाह फैसल को भी मिला, उसके बाद मैंने उसको भी बताने की कोशिश की, उन्होंने मुझे टरकाया, कहा मैं अभी आऊँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। वो खुद मिले नहीं मुझे, मैंने टेलीफोन पे भी बहुत बार बात करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे अवॉइड किया। मुझे सिर्फ उनको ये कहना था कि ये आपके लिए पॉलिटिक्स में फिट नहीं है, यहाँ कश्मीर के पॉलिटिक्स में फिट नहीं है। आप देखो सीक्वेंशियल एविडेंस में क्या देने जा रहा हूँ। पहले तो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट लॉन्च हो गई, उसके बाद रशीद इंजीनियर की पार्टी का अवामी इत्तेहाद पार्टी का अमलगमेट हो जाना। अब आप ही इसके नतीजे बता दीजिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि रशीद इंजीनियर की पार्टी के वाज़े तौर पे, साफ तौर पे पैटर्न थे ज़हूर वटाली और पीरज़ादा साहब, जो अब प्रेसिडेंट हो गए हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के। है ना, ये एक ही संगठन है ना जिसमें मेरी बेटी भी चली गई थी। अब एज अ फादर मेरे ये सारे कंसर्न है कि नहीं? तो वही कंसर्न मैं दिखा रहा हूँ। वो शैला राशिद तो कह रही है कि आप घरेलू हिंसा करते थे और उन्होंने कंप्लेन करी, इसीलिए आप बदला ले रहे हैं। जी देखिए ना, कंप्लेंट आप भी कर सकते हैं मेरे खिलाफ, लेकिन कंप्लेंट का कोई आधार होना चाहिए। इन्होंने 3rd मुंसिफ की अदालत में मेरे खिलाफ केस डाला है डोमेस्टिक वायलेंस। दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये है उस ऑर्डर का स्टे, क्योंकि ये बेसलेस एलिगेशन था। और उस ऑर्डर को पढ़ लीजिए जो मेरे खिलाफ इन्होंने लाया था, वो कंप्लीटली एक यूनिलैटरल डिसीजन था। ना जज ने मेरी सुनी, ना मैंने कोई स्टेटमेंट रखा उनके सामने, बिल्कुल एक तरफा फैसला था जिसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त कल्प्रिट उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो नेचर ऑफ द ऑर्डर से ही लग रहा था कि ये बायस्ड ऑर्डर है जिसको मैंने चैलेंज किया। ये है उस ऑर्डर के खिलाफ स्टे। ठीक है। इस स्टे में मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि आप ग्राउंड फ्लोर में रहें और ये लोग जो है बाकी लोग फैमिली के ये ऊपर 1st फ्लोर में रहेंगे। ठीक है, विवेक इस ऑर्डर में मेंशन है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव। तो इस ऑर्डर को मैंने मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, उसके बाद मैं राणा साहब फौरन आपके पास आऊंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, एक पिता है, उन्होंने देखा कि किस तरह से इंजीनियर राशिद से और वटाली से कनेक्शंस दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी बात बताई है। सवाल सिर्फ उनके पर्सनल घरेलू हिंसा का मामला नहीं अब ये बनता है। ये सवाल है कि अगर 3 करोड़ का पैकेज ऑफर किया गया था और जिस तरह से लगातार अपने ट्विटर की भी वजह से इंडियन आर्मी ने सामने आकर खुद इनकार किया था, जो आरोप उन्होंने ट्विटर पर लगाया था, फेक बातें फैलाकर नफरत और जहर लगाने के आरोप में उन पर सेडिशन का चार्ज भी लग चुका है। ऐसे में क्यों न पिता के उस कंसर्न से पूरा देश जुड़े, क्योंकि अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है तो बहुत गंभीर है। मिस्टर श्रीवास्तव।
देखिए ये दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू आर स्टेटिंग। ये इतनी सिंपल बात नहीं है जिस तरीके से आपने इसको पेश किया है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। पहले जैसे इनके पिता कह रहे थे कि पहले लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई थी, हम लोगों की पार्टियों के साथ थी और हम लोग मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, चुनाव लड़ते हैं। बेशक हमारी सोच विचार वामपंथी और कम्युनिस्ट है। 35 साल हमने बंगाल में राज किया है, अभी बिहार में 16 सीटें आई हैं लेफ्ट की। सो वी बिलीव इन द इलेक्शन प्रोसेस एंड डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंबेडकर। तो शहीला हम लोगों के साथ थी, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने जो है शी जंप्ड द वैगन और इन्होंने कश्मीर की पॉलिटिक्स को एंटर किया, जिसको इनके पिता क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर एज अ वामपंथी एज अ कम्युनिस्ट लीडर आप मुझसे बात कहेंगी तो मैं बोलूंगा भाई अब तो हमारा क्या लेना देना, जब आप जा चुकी हो तो जा चुकी हो। लेकिन अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो ये एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट आउट ऑफ द वे ब्लो अप कर दिया गया है। इनके पिता इनके साथ पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे, इनकी बातों से पता लग रहा है। भाई शाह फैजल से ये भी फोन पे बात कर रहे थे, उनसे ये भी मिलना चाहते थे। शहीला की सारी पॉलिटिकल गतिविधियों पे इनकी भी नजर थी, और जो शहीला की मदर हो गई, सिस्टर हो गई, वो अभी भी शहीला के साथ खड़ी हैं। तो ये दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड डोमेस्टिक स्टोरी। दूसरी बात, देशद्रोही और सेडिशन का चार्ज का जहां तक सवाल है, सिंपल नहीं है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव जितना आप इसे बना रहे हैं। अब आप सुनिए विवेक श्रीवास्तव, जितना सिंपल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उतना भी सिंपल नहीं है। हाँ, वाम दलों में उन्हें कोई ताकत नहीं दिखी, इसीलिए वो शिफ्ट कर गई आपकी पार्टी से। लेकिन सुनिए 3 सितंबर को जो इन पर सेडिशन का चार्ज लगा है, 124 ए के तहत, 153 ए के तहत इन पर, 153 के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है, 504 के तहत, 505 के तहत। आपको पता है इन्होंने क्या किया था? वो तो देखिए जो किया था वो मेरे को मालूम है, लेकिन था? सेडिशन का चार्ज लगना तो मोदी सरकार का फैशन बन चुका है। क्या किया था? और देशद्रोही तो हमें भी बोला क्या जाता किया है। था? नहीं, आप वो जो आर्मी वाला ट्विटर जो आप ट्विटर हैंडल की बात कर रही हैं, क्या उसकी बात मत करिए। विवेक श्रीवास्तव, मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप रिसर्च करके आए होंगे। कहती है आप रिसर्च करके आए होंगे, क्या लिखा था? आप मुझे मालूम है, मैं सब रिसर्च करके आया हूं। तो बताइए ना, क्या लिखा? आप बताइए, देशद्रोही तो आप कन्हैया कुमार को भी बोलते हैं, जिन्होंने नारे नहीं लगाए। किस मैं जो पूछ रही हूँ, आप भाग रहे हैं फिर इधर-उधर। गैंग जब है ही नहीं, आप भाग रहे हैं, मुझे पता है। आकर के मास्क पहन करके नारे लगाए, तो टुकड़े गैंग आप क्यों बोलते हैं? आप भाग रहे हैं टुकड़े गैंग। देयर इज नो टुकड़े गैंग। और कोई टुकड़े गैंग है तो वो आरएसएस है। इसका जवाब रविंद्र रैना देंगे। इसका जवाब रविंद्र रैना देंगे कि कौन सा टुकड़े गैंग। आज तक ये किसी को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाए। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, रॉय को भी एंटी नेशनल जो मैं पूछ रही हूँ, नहीं आप मत भटकाइए, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, नेशनल है, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसको ब्लैक एंड व्हाइट मत डालिए। विवेक श्रीवास्तव, जब शैला रशीद ने सेना पर गलत जानकारी फैलाकर नफरत और भड़काने की कोशिश की घाटी में, इसको आप छोटा मोटा मामला समझते हैं? इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट और ये मत कहिए वो मत कहिए कह रहे हैं। उन्होंने आर्मी के खिलाफ लिखा, कहा कि लोगों के घर को रैंसैक किया जा रहा है। एक सेकेंड, अब मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज। उन्होंने लिखा कि सेना घरों में घुसकर रैंसैक कर रही है। उन्होंने लिखा कि लड़कों को घर से निकालकर जबरदस्ती उनसे पूछताछ हो रही है। भारतीय सेना ने ऑन रिकॉर्ड आकर उसको डिनाई किया, जिसके बाद स्पेशल सेल ने ये केस दर्ज किया। She is not the first person, इसे उनको माफ कर दिया जाए, इसे माफ कर दिया जाए। दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप सुनिए फिर मेरी बात को, फिर आप सुनिए मैं जवाब देता हूं। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से आज बीजेपी डिस्टेंस बना रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर थे, इनकी पार्टी ने भी ये सवाल उठाए हैं। जिस पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई कश्मीर में, उसने भी ये सवाल उठा रखे हैं। ठीक है, तो वो जहर फैला रहे थे, ये भी जहर फैला सकती है। आंखें बंद रखो देश, क्योंकि जहर फैलाने की इजाजत है इस देश में, क्योंकि नफरत फैलाने की इजाजत है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति वॉलेटाइल है, तो और आग उसमें छिड़को, फैलाना भी गलत है, पेट्रोल डालो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, यही कह रहे हैं। फैलाना गलत है, विवेक श्रीवास्तव, विक्टिमाइज करना। अपने आप को सुनते तो बेहतर बोलते, अपने आप को आप सुनते तो बेहतर बोलते। आप कह रहे हैं चूंकि उन्होंने किया इसलिए ये कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तो बेहतर दलील सोच कर आते हैं। रविंद्र रैना वो कह रही है कोई एमएलए साहब वो कह रहे हैं कि कोई टुकड़े गैंग नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष आप जेएनके के, ये पूरी अब जो तस्वीर बन रही है, नैरेटिव बन रहा है, वो यही बन रहा है कि बीजेपी के शय पर शैला रशीद के पिता ये सब कुछ कह रहे हैं और वो कह रही है ये साजिश है बीजेपी की मुझे चुप कराने की। आप लोग मिले हुए हैं उनके पिता से, जवाब दीजिए। अंजना जी, एक बार फिर पाकिस्तान से दलाली खाकर जम्मू कश्मीर में मौत का और खून का खेल खेलने वाले ये सारे देश के गद्दार आज एक्सपोज हुए हैं। कभी कोई पिता अपने बच्चों के बारे में हमेशा बुरा नहीं सोचता है,
लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब सारी बातें हद पार कर गई, तो शैला रशीद के पिता ने ये सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने सीक्वेंस सारी बातों का खुलासा किया है। जहूर बटाली हो, इंजीनियर रशीद हो, शैला रशीद हो, या जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हो, अलगाववादी जो इनके नेता हो, या आतंकवादी हो, या कुछ राजनीतिक दलों के भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता हैं, ये पाकिस्तान से दलाली खाकर, पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर घाटी को बर्बाद करने की कोशिशें करते हैं। जो भारतीय सेना, जो हमारे जवान अपने सीने पर गोली खाकर देश की रक्षा करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अगर आज सुरक्षित हैं तो भारतीय सेना, बीएसएफ, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों के कारण। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो वामपंथी हैं, इनका काम ही है देश के साथ गद्दारी करना। इन वामपंथियों ने पाकिस्तान और चीन के साथ इनकी मिली भगत है, इन वामपंथियों की। और जब शैला रशीद ये सब कुछ लिखती थी सेना के खिलाफ, तो वो वामपंथियों की नेता थी। कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश ये पाकिस्तान से पैसे लेकर शैला रशीद और इंजीनियर रशीद, जहूर बटाली और हुर्रियत के लोग करते हैं। आज इनकी काली करतूतें सारी जनता के सामने आज आ गई है। जम्मू कश्मीर को ये लोग लहूलुहान करना चाहते हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये जो वामपंथी हैं, इनकी हमदर्दी हमेशा आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तानियों के प्रति रहती है। और हिंदू ऐसा है आतंकवादी मारा जाता है, वामपंथी चले जाते हैं आतंकवादियों के। रविंद्र रैना जी, सिर्फ सवाल खड़ा करने से नहीं होगा। अगर आपके आरोपों में दम है तो आपकी पुलिस को कुछ जांच करके निकालना भी पड़ेगा। सबूत के नाम पर क्या है? देश के अंदर एनआरकी, नस और कियास इन वामपंथियों ने बनाने की हमेशा साजिश की। माजिद हैदरी साहब, माजिद जवाहरलाल, अरे जेएनयू के अंदर क्या करते हैं? 35 साल तब रूल करा है, जब तुम्हारे वामपंथियों ने भारत माता की पीठ पर हमेशा छुआ ठोका। ये नक्सलाइट किसकी देन है? ये नक्सलाइट किसकी देन है? ये चीन के हमदर्द कौन है? ये माओवादियों के हमदर्द कौन है? चीन से आप बंदूकें लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, झगड़े ना कराएं। सबसे बड़े गद्दार इस देश के हैं तो ये वामपंथी लोग हैं। सबसे बड़े गद्दार और देश पाकिस्तान मनुस्मृति और चीन से दलाली रविंद्र रैना ये जी, देश के खिलाफ षड्यंत्र रविंद्र रैना जी, आपके किसी षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। अब वामपंथी दलों को भी आप देश विरोधी बोल देंगे तो तब फिर आप पूरा संविधान ही बदल दीजिए। ऐसे नहीं होगा ना सर। वामपंथी सारे दलों को आप कह देंगे। अभी अभी बीजेपी में बिहार में इतनी सीटें उन्होंने जीती है, बिहार में इतनी सीटें जीती है। एक बार माजिद हैदरी साहब आपके पास। ये तो रैली करने लग गए यहाँ पर। माजिद हैदरी साहब, रैली माजिद हैदरी साहब, सवाल ये है कि अगर देश विरोधी काम कोई भी करेगा तो कानून तो आगे बढ़ेगा। और एक पिता है, पिता के तौर पर इनको शक हो रहा था कि वहां पर देश विरोधी बातें और इंजीनियर राशिद से जैसे कड़ियां जुड़ती हैं, बटाली से जुड़ती हैं, तो उधर संदेह जाता है। माजिद हैदरी, घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये सिर्फ घर की एक फैमिली डिस्प्यूट का मामला नहीं है, बाप और बेटी के बीच में लड़ाई का मामला नहीं है, क्योंकि इसमें एक हवाला फंडिंग का एंगल आया, जो आपने बिल्कुल बताया कि 3 करोड़ रुपए की फंडिंग, वो भी उस आदमी ने जो एनआईए के आज अभी पिछले 3 साल से कस्टडी में है। देखिए, इसमें रविंद्र रैना जी ने बहुत ही लंबा भाषण दिया। मुझे लगा मैं तो भाषण सुनने आया हूं। मैं सिर्फ 2 सवालों पे इनके इन भाषण की फूंक निकाल दूं। पहली चीज, शैला रशीद के पिताजी ने कहा कि शैला रशीद के पीओ से भी उन्हें खतरा है। तो पहला सवाल यह बनता है कि शैला रशीद को पुलिस प्रोटेक्शन दी किसने? भाजपा ने। दूसरा सवाल, ये जो पार्टी जो बनी, ये जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट जो पिछले साल शाह फैसल की पार्टी बनी, कोई पार्टी गवर्नमेंट के नोट के बगैर नहीं बनती, तो किसने बनवाई?
भाजपा ने बनवाई। ये शैला रशीद जैसे लोग असल में भारतीय भाजपा की जनता बी पार्टी टीम ने है। सिक्योरिटी ये नहीं दी बी है। टीम है भाजपा की। रविंद्र ने दी है, रायना साहब एक सेकंड, उनके पिता को दिखाइए, उनके पिता को। मेरे सामने अब्दुल साहब रुक जाइए, माजिद हैदरी जो आप पूछ रहे हैं एक बार पूछ लेते हैं। अब्दुल राशिद साहब, क्या उनको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है? जो आपने कहा कि उसके हाथ में हथियार रहता है और मुझे डर है मेरी जान को खतरा है। PSO का वर्ड ही यूज नहीं किया। तो क्या है, उनको प्राइवेट सिक्योरिटी रखी है या पुलिस सिक्योरिटी है? यूज नहीं किया मिस्टर पहले। नहीं, उसने खुद कहा है मुझे कि वो मेरा बॉडीगार्ड है। उसने खुद कहा है, वो बराबर 2017 से उसके साथ अटैच है, पर्सनल गार्ड है। किसी जमाने में गाड़ी भी चला रहा था उसके। मैंने जी परसों मैंने सिक्योरिटी गार्ड नहीं कहा, PSO मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया। सोनिया गांधी ने नहीं दिया बॉडीगार्ड, दिया तो भाजपा सरकार ने दिया। ये भाजपा सरकार देश बॉडीगार्ड दिया तो सुरक्षा, चूंकि अगर कोई कश्मीर घाटी के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा, अगर कोई कश्मीर घाटी के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा वहाँ, और उन्होंने पुलिस के DGP साहब को, वहाँ के SSP को, IG को चिट्ठी लिखी होगी कि मैं ऐसे पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो IG और पुलिस ने वहाँ सिक्योरिटी दी होगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी गद्दारों को सिक्योरिटी नहीं देती है। सिक्योरिटी देने का काम बीजेपी का नहीं है, सिक्योरिटी देने का काम बीजेपी का नहीं है, सिक्योरिटी देने का काम सिक्योरिटी एजेंसीज का होता है। आप तो उनकी हवा निकालने चले थे, आपकी पहली दलील ही फुस हो गई। उनको तो पब्लिक की पुलिस की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, कोई PSO नहीं दिया गया है, उन्होंने कोई प्राइवेट बॉडीगार्ड रखा है जैसा उनके पिता क्लेम कर रहे हैं। तो आपकी तो पहली दलील ही गिर गई। शायरा साहब हलीम भी हमारे साथ जुड़ी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ की JNU में शैला राशिद, उसके बाद उन दिनों वाम दलों के साथ जुड़ी हुई थी, पार्टी में वो जुड़ी, और इस बीच उनके पिता सामने आए हैं जिन्होंने शक जाहिर किया है कि देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थी। DGP को चिट्ठी लिखी है, जांच के आदेश हुए हैं, इसी पर आप चर्चा देख रहे हैं। जल्दी से आपके पास आते हुए अब्दुल साहब, आपको क्यों लगता है कि शैला देश विरोधी है? देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर इसने कोई पार्टी ज्वाइन की है जिसके 3 पैटर्न्स में से 2 पैटर्न इस वक्त NIA की कस्टडी में है, तो आप ही मतलब निकाल लीजिए ये जानने के बाद कि किस केस में वो अरेस्ट है, NIA की कस्टडी में है, टेरर फंडिंग के, है ना। तो मेरा कंसर्न तो बनता है ना, इसको पूछो कि ये इसी संगठन में मैं आपकी बात समझ गई। आप कह रहे हैं इंजीनियर राशिद NIA की कस्टडी में और वटाली जिसका आप जिक्र कर रही हैं, दोनों ही NIA की कस्टडी में है। टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवाद के लिए पैसे से उनके साथ इनका लिंक था, इसलिए शक की निगाह होती है कि देश विरोधी गतिविधियां। लेकिन क्या शैला को ये सब कुछ पता था? क्या कभी आपकी बातचीत हुई थी कि वो दोनों इस तरह का काम कर रहे हैं, इस पर चुप रहना है, क्या है? दूसरी मतलब आप कह रहे हैं ना आपको शक होता बहुत था, बार, क्यों शक होता था? बहुत बार, बहुत बार। नहीं, देखिए ना, देखिए इनका बेसिकली काम है, आप शहर में देख लीजिए इनके नाम का क्या चर्चा चल रहा है जब से ये आए हैं पॉलिटिक्स में। इनका काम यही चर्चा चल रही है कि ये फंड जवानों को उकसाते हैं पत्थरबाजी के लिए, जवानों को मरवाते हैं पैसे दे के। आपके सामने ऐसा कभी कुछ हुआ? इनका कोई काम मुझे बताओ। किसी भी हरकत में शामिल दिखी? कभी फोन पर कुछ सुना आपने? कभी ऐसा कुछ? देखिए ना, देखिए इनके ऑफिस के रिकॉर्ड आप खंगाल लो। जो इन्होंने राजबाग में ऑफिस खोला था उसमें इन्होंने मेंबरशिप ड्राइव चलाई है ना। मेंबरशिप ड्राइव में देखो कौन लोग इनके मेंबर बने हुए हैं। उसमें आपको 90% वो लोग मिलेंगे जो 20, 18 और 22 साल की उम्र के हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं इसलिए इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि यही वो पीढ़ी है हमारी जो ड्रग्स में इस वक्त लिप्त है। क्यों? इनका फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है कश्मीर में। कोई पॉसिबिलिटी इनको नहीं लग रही है पैसा कमाने की, नौकरी पाने की। तो नतीजा यही है कि वो ड्रग्स। अब आपको मेरी बात से ये बात ऑथेंटिसिटी इस बात की इसलिए करनी पड़ेगी खुद को, क्योंकि मैं दिन भर अस्पतालों में ही घूमता हूँ प्रोफेशन की वजह से। मेरे जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो मेरी जान पहचान में, मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में मैं जाता हूँ। यही जो मैंने एज ग्रुप आपको बताया,
यही एज ग्रुप वहाँ काउंसलिंग के लिए होते हैं, यही एज ग्रुप इस वक्त ड्रग्स लेते हैं। तो ये हमारा हम सब का कंसर्न नहीं है कि देखे ज़रा ये इन नौजवानों को कौन उकसा रहा है इन बातों की तरफ। तो इसी बेहिसी के आलम में ये कल को 500 रुपए के लिए पत्थर भी उठाते हैं। इनको समझ नहीं आता है मैं कौन सी बात कहने, क्योंकि इस वक्त ये डोमेस्टिक वायलेंस की जिक्र ज़्यादा छेड़ देते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बेटी अपने जुडिशियल स्टेटमेंट में जो इन्होंने कोर्ट में मेरे खिलाफ किया है, उसमें जुडिशियल स्टेटमेंट में ये कह रही है कि मेरी बेटी बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। मेरी दूसरी बेटी अनएम्प्लॉयड है। आप इन दोनों का ही आप अकाउंट स्टेटमेंट देख लीजिए, बेकार के अकाउंट में कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा जा सकता है अकाउंट से। आपको पता है कितना पैसा आपको है? खुद पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ से। आपको पता है क्या? आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो फिर पता भी लग जाएगा। सब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं कि हमें कोई जॉब नहीं है, हम बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड है। अब आप जब मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मैटर छोड़ दिया है, वही तो बताएंगे ना आपको इनके अकाउंट से क्या क्या चीज़ें हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर रही है एजुकेशन के लिए, वो तो आपको पता है। इसने बच्चे पीछे अडॉप्ट किए हैं। ये रेप विक्टिम्स को पैसे देती है, केस लड़ने के लिए लाखों रुपए देती है। लिंचिंग वालों को इसने पैसे दिए हैं केस लड़ने के लिए, कहाँ से आते हैं मुझे भी तो पता चले एक बार। सारा शाह हलीम आपसे उसके बाद माजिद साहब के पास चलेंगे। वो कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसके बाद माजिद साहब। सारा शाह हलीम, देखिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सबको पता है कि काबिल है और वो अपनी जांच पड़ताल खुद कर लेगी। अब ये जो है निजी मामला है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है और उनके ट्वीट्स मैंने भी पढ़े हैं शैला जी। तो अभी जो देखने में ये लग रहा है कि ये निजी मामला एक पॉलिटिकल मामला का एक शेप ले रहा है। सारा शाह हलीम, आपने पिता की चिट्ठी पढ़ी है जो उन्होंने डीजीपी को लिखी है कंप्लेंट? मैंने शैला रशीद के ट्वीट्स भी पढ़े हैं और इनकी चिट्ठी भी पढ़ी है। तो अभी जो हम लोगों को जो देखने में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो अपना एक पर्सनल वेंडेटा को एक पॉलिटिकल वेंडेटा में बदल रहे हैं और वो एक मतलब एक जाल में, पॉलिटिकल जाल में फंस रहे हैं। इनके एंटी नेशनल एक्टिविटी, इंजीनियर राशिद से रिश्ता। एक सेकेंड सारा शाह हलीम, आप मुझे पता है, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपने वो कंप्लेंट नहीं पढ़ी है। कंप्लेंट बहुत गंभीर है। 3 करोड़ रुपए की बात घरेलू कैसे हो जाती है? यहाँ पर इंजीनियर राशिद जो कि एनआईए की गिरफ्त में है, इंडिपेंडेंट एमएलए था, एक बार बहुत बड़ी बीफ पार्टी की थी। एक सेकेंड, सवाल तो सुनिए। इंजीनियर राशिद एक वक्त पर बहुत बड़ी बीफ पार्टी वहां पर करने के लिए, आयोजित करने के लिए फेमस हुए थे और उसके बाद इंजीनियर राशिद अब एनआईए की कस्टडी में है। वो इंजीनियर राशिद जो इस पूरे मामले में टेरर फंडिंग के लिए पकड़ा गया है, उससे सीधे कनेक्शन बता रहे हैं। ये पर्सनल और ये घरेलू हिंसा कैसे हो जाता है? एनआईए को करने दीजिए, सीबीआई को करने दीजिए काम, तो अपना ये जो है पूरा जो डर्टी करने दीजिए ना काम। आप कैसे घरेलू हिंसा का मामला बता के रफा दफा कर रही हैं? हासिल करना चाहे, क्या कर रहे हैं? क्यों उनके पिता अगर सामने आकर विसल ब्लोअर बनना चाह रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए ढक्कन लगा दिया जाए। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप घर में नहीं घुस सकते। अभी कुछ महीने पहले कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि आप एक डोमेस्टिक वायलेंस के आप हिस्सेदार हैं और आप अपनी बीवी और बच्चियों को पीटते हैं। आप अपनी बीवी और बच्चों को पीटते हैं, तो इनको अभी घर में घुसने को उनको इजाजत नहीं है। तो ये जो है बदला ले रहे हैं अपनी बच्ची पे और अपनी बीवी पे और अपनी बच्ची और दूसरी बच्ची पे, क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं एज अ वाइफ बीटर एंड एज अ डॉटर अब्यूजर। जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए। डिनाई कर सकते हैं अब्दुल राशिद साहब, जवाब दीजिए। कोई बीवी ऐसे देखिए ये जो ये मैडम है, ये सुबह से एक ही बात ये दोहरा रही है। ये बहुत ही घिनौने शौहर हैं एक ही बीवी को पीटते हैं। अच्छा, आपने जांच कर भी ये घिनौनी बातें खुद कर रही है।
आप इस तरफ वर्डिक्ट पास करें जैसे आपने ही पूरा इनको ना शर्म है ना हया है, आरोप की तरह ही बोलिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब इनको ना शर्म है ना हया है, इनको ना शर्म है ना हया है। सुबह से ये अनाप शनाप बोल रही है मेरे खिलाफ। ये दिखाइए, ये ऑर्डर है कोर्ट का, कोर्ट ने मुझे रेस्टोर किया है। इनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट को, उसकी लीगैलिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं समझ पा रही है। मैं वाइफ बीटर हूँ, 37 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ। ये भी किसी की वाइफ होगी। 37 साल ऐसे ही निकल जाते हैं रिलेशनशिप में, मार मार के निकल जाते हैं, गालियाँ दे दे के निकल जाती है। इनको बोलो, इनको बोलो, इनको बोलो शर्म के दायरे में रहो। इनको बोलो, ये मैडम को बोलो शर्म के दायरे में रहो। आप सच्चे इंसान सुनो, मैंने वो परतें खोलनी है, सुनिए, मैंने वो परतें खोलनी है। आप मेरा प्रोफाइल देख लीजिए। आप मेरी, अरे मैडम, इंसान है जो आप लायकदार इंसान हैं। आपकी आप अपने आप को लायक समझ रही है। सुनिए, एक औरत होने के नाते आप थोड़ा सा औरत होने के नाते समझ लिए 37 साल डोमेस्टिक वायलेंस में निकाल सकती है कोई औरत? क्या बात कर रही हैं आप होश में हैं? क्या बात कर रही है मेरे खिलाफ? अगर मैं इतना सीरियल ऑफेंडर हूँ, 10-15 FIR तो होनी चाहिए ना। सब झूठ बोले, आप भी झूठ बोल रही है, आप भी झूठ बोल रही है, और बेटियां भी झूठ। मुझे मीडिया में जाकर, अरे आप अपना डिंडोरा पीट रहे हैं, पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में आ गई है आप डिंडोरा पीट रहे हैं। मैं आपको औरत होने के नाते कह रही हूँ, क्या आप 37 साल निकालेंगे अपने शौहर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के माहौल में? खुद की बात कीजिए, बाकी की बात मत कीजिए। आपको 1995 गलत सुबह से आप अनाप शनाप बोले जा रही है। मैंने जो पढ़ा था उनका शैला रशीद के ट्वीट में, जो मॉस की कमेटी ने आपको वार्निंग दी थी 1995 में। शैला रशीद ने तो ये भी ट्वीट कर दिया था कि आर्मी वहां पर लोगों के घरों को रैंसैक कर रही है। इंडियन आर्मी ने डिनाई किया, और फिर उन पर तमाम जो धाराएं लगी वो भी आपने पढ़ी होंगी, शायरा शाह हलीम। या सिर्फ इतना ही वाला हिस्सा ट्विटर का पढ़ा? इन मैडम को बोल दो, जिस मस्जिद कमेटी के ये जिक्र कर रही है ना, मैं ट्रेजरर रहा हूँ उस मस्जिद कमेटी का, वो मस्जिद मैंने बनाई है। तो नेशनल एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए ना। रविंद्र रैना जी, तो आप फैसला मत सुनाइए ना, आप फैसला मत सुनाइए, आप फैसला मत सुनाइए, या सच सामने आएगा के बारे में कर सकते हैं। आप फैसला मत सुनाइए, अंजना जी, जो सबसे बड़ी बात, आप फैसला मत सुनाइए, इन्वेस्टिगेशन की बात कीजिए। जिस तरीके से शैला रशीद के पिताजी ने ये सारा घटनाक्रम उजागर किया है और डीजीपी को ये चिट्ठी लिखी है कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए, वो सारे अकाउंट्स जिनके अंदर विदेश से फंडिंग होती है, जहां पैसा ट्रांसफर हुआ है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन तो वो मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। वो शैला रशीद को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि वो एक मसीहा है। शैला रशीद एक कातिल है जिसने देश के खिलाफ बहुत बड़े प्रोपेगेंडे किए, जिसने भारतीय सेना के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। आज अगर शैला रशीद के पिताजी उसके किसी काले कारनामे को, उसके राष्ट्रद्रोह को, उसकी गद्दारी को, उसके पाकिस्तान प्रेम को, अलगाववादियों और आतंकवादियों। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, किसान सरकार की बातचीत बेनतीजा रही है। ये जो बातचीत विज्ञान भवन में चल रही थी, जिसमें किसान और सरकार की तरफ से कृषि मंत्री और तमाम मंत्री सरकार के शामिल थे, वो क्या बताया जा रहा है सुनिए। ये आप देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, सुनिए क्या बता रहे हैं। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है, और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा, और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे
और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। तो किसान सरकार की बातचीत बेनतीजा रही है। परसों बातचीत का चौथा चरण होगा। ये कृषि मंत्री खुद बातचीत के बाद जानकारी देते हुए किसान संगठनों के साथ दरअसल ये बातचीत हो रही थी। सरकार को बातचीत में कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और सामने तमाम बातें बताई बातचीत के बारे में। किसान सरकार के बीच जो बातचीत हो रही थी वो आपको बता दें बेनतीजा रही। हालांकि कृषि मंत्री कह रहे हैं काफी ठीक रही बातचीत। आइए एक बार फिर से जल्दी से आपको सुना देते हैं। ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता की है, नरेंद्र सिंह तोमर बता रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान ये चाह रहे थे कि और भी जो अन्य लोग हैं वो भी इस बातचीत में शामिल हों। हमें सबसे बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ये चाहती है कि स्थगित करें अपने इस आंदोलन को किसान, लेकिन ये फैसला तो किसान संगठनों को ही लेना है। यानी कुल मिलाकर परिस्थिति ये है कि किसान संगठन चाहते हैं कि और भी किसान इस बातचीत में शामिल हों, अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए। इसलिए किसान नेता क्या कह रहे हैं? पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे परसों के दिन और इस प्रकार से वो दूर किया जाएगा। तो सर धरना क्या प्रोटेस्ट किस तरह? धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बनाकर कल परसों के दिन बैठ के। सर क्या बातचीत हुई आज, बात क्या हुई जिसपे आप लोग धरना? अरे बात तो यही हुई, वो हमने कहा कि किसी भी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठेगा। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई अध्यादेश जारी होता है और तत्काल कैंसिल नहीं हो पाता है, उस पर हमको बैठना पड़ेगा, तो कमेटी बनाएंगे। तो यही कमेटी रहेगी, हमारी अधिकारियों की कमेटी होगी और बैठ के अध्यादेश में जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये देखा जाए। मंत्री क्या बोले सर? कृषि मंत्री क्या बोले? यही तो बोले, एक कमेटी बना के विसंगतियां दूर करेंगे। लगता है कुछ उम्मीद जगी है सर? हाँ, डायलॉग है, चर्चा है, कमेटी ये सब तय करेगी और सरकार के अधिकारी होंगे और मंत्री जी खुद होंगे और जिनमें हमको आपत्ति है वो आपत्तियां दूर करेंगे। लेकिन धरना चालू रहेगा सर? धरना चालू रहेगा और धरना में और विस्तार भी करेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए और डेजिग्नेशन। शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ। सरकार ਨੂੰ ਆਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ फैसला कर ले, मसला हल करना है ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ है। तो सरकार की 3 घंटे तक मीटिंग हुई है, 3 घंटे में कोई फैसला नहीं लिया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान भवन के बाहर से, जहां पर ये बातचीत चल रही थी। हिमांशु, साफ है कि सरकार ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, आप अपने बिंदु लेकर आइए। तीनों बिल में कहां पर आपको बदलाव चाहिए, कहां पर आपको प्रॉब्लम है, पॉइंटेड तरीके से बताइए, क्या समझे?
ये बातचीत टल गई, किसान अड़े रहे? देखिए आज तो वैसे भी अंजना जो उम्मीद थी कि फैसला हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसकी उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन इतना जरूरी है, डेडलॉक टूट गया है, बातचीत का क्रम जारी है। किसान संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब बातचीत हो रही है, एक समिति बनाने की बात हो रही है जिसमें किसान संगठनों के लोग रहेंगे, सरकार के अधिकारी रहेंगे, खुद मंत्री रहेंगे, कृषि एक्सपर्ट रहेंगे। इसमें किसान जो है अपनी अपनी बातों को लेकर आए, किन बिंदुओं पर उनको आपत्ति है उनको दूर किया जाएगा, उनका जो भ्रम है उसमें उसको दूर किया जाएगा। आज भी प्रेजेंटेशन दी गई है, लेकिन ये जरूर है कि बातचीत का क्रम जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। तो समिति बनाना एक अलग चीज है, लेकिन आंदोलन अगर जारी रहा तो आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि आंदोलन को किस तरीके से इन नेताओं को बनाकर जल्द से जल्द खत्म कराया जाए, क्योंकि इन लोगों की मांग तो यही है कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है संशोधन करे बिल में, और साथ ही साथ जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन कुछ संगठनों की सीधी मांग है कि इन बिलों को जो है सीधा वापस कर ले सरकार, और इन कानूनों को खत्म करके जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसी पे काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अंजना ये है कि सरकार की एक कामयाबी है कि 6 दिन के आंदोलन के बाद जो है आज किसान संगठनों के नेता उनसे बात करने आए। कम से कम ये सहमति तो बनी कि एक समिति बनाई जाएगी जिसमें किसान संगठनों के नेता होंगे, सरकार के अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, और उसके बाद जो है बातचीत का क्रम आगे चलेगा। तो ये माना जा सकता है कि 3 तारीख को जब बैठक होगी तो समिति की घोषणा हो जाएगी, और कुछ उसके बाद जो है आंदोलन की धार जो है कुछ ये कह सकते हैं कि कमजोर नहीं कहकर ये कह सकते हैं कि धीमे पड़ेगी, और किसानों को यह आश्वासन जरूर दिया जाएगा कि उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनका समाधान किया जा रहा है। सुनिए हिमांशु, एक बार जरा किसान को सुनिए। ये तो कह रहे हैं कि आंदोलन का भी और विस्तार होगा, एक बार सुनिए। किसानों की बातें भी सुनी गई कि बात तो हम सब रखा है। किसान के साथ जितना समस्या हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, ये सारे बात हम सारे संगठन ने रखा। अगली मीटिंग कब होगा सर? परसों एक मीटिंग होगा, सारे लोग का मीटिंग परसों होगा 1 बजे। सीधे लिए चलते हैं, श्वेता सिंह हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस बीच आपको बता दें किसान यूनियन के नेता बोल रहे हैं कि धरना अभी जारी रहेगा, विस्तार भी करेंगे, साफ संकेत दे रहे हैं। यानी अभी भी ये अड़चन और ये टकराव जो है वो लगातार सामने दिख रही है, क्योंकि किसान अभी भी मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ठीक हो जाएगा। प्रोटेस्ट का क्या होगा सर? जी प्रोटेस्ट का सर, प्रोजेक्ट तो अभी तक तो जारी रहेगा। ये तो जत्थेबंदियों ने कहा है, प्रोजेक्ट जो जारी रहेगा, और जो परसों बुधवार की मीटिंग होगी उसमें फिर डिस्कशन होके अच्छा हल निकल जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग कब है सर? परसों बुधवार परसों तो थर्सडे है सर। हाँ, थर्सडे परसों होगी, कल नहीं। क्या हुआ बदलाव, जो आपकी शर्तें थी क्या वो मानी गई या नहीं मानी गई, नतीजे क्या हुए? देखो जी 3 घंटे बाद चले हैं जी, ये कुल मिलाकर कहना होगा तो जो ये बात है बेसट्टा रही है, कोई सट्टा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं। क्योंकि जो सरकार की तरफ से एक प्रपोजल था भी एक शॉर्ट कमेटी 11 मेंबरों की एक शॉर्ट कमेटी बना देते हैं, जिसके 6 मेंबर है वो किसान जथेबंदियों के होंगे, जो इंटेलेक्चुअल होंगे, जहाँ जो लॉ के बारे में जिसकी पकड़ है वो होंगे, और 5 सरकार की तरफ से होंगे। 11 मेंबरी कमेटी बैठेगी लगातार सेशन में और उसका समाधान निकालेगी। असी वो कमेटी का प्रपोजल रद्द कर दिया, क्योंकि असी कहा भी असी 6 महीने से उसका जो 3 कानून है उसकी कली क्लाज और कली लाइन पर असी बोल के मीडिया में बोल के और तो मीटिंग में बोल के बता दिया भी ये किसान विरोधी है। हुण दोबारा डिस्कशन की क्या लोड़ है? कोई डिस्कशन की लोड़ नहीं, इसको वापस लिया जाए, और जो किसान है, लाखों किसान है, उनको श्वेता, साफ है किसानों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है, बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं विस्तार करेंगे और धरना का। लेकिन हाँ, पॉइंट वाइज अपनी बात बताइए, किस बिल में, कहां पर, किस क्लॉज में आपको प्रॉब्लम है, और इन बिंदुओं की तैयारी के साथ अब परसों फिर से बातचीत होगी। श्वेता जी अंजना, यही बातें सब
यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जब बातचीत की शुरुआत हुई थी तभी से सरकार की तरफ से स्पष्ट था कि सरकार की तरफ से सिर्फ उन बातों को एक्सप्लेन किया जाएगा, अपनी बात को रखा जाएगा कि एमएसपी को लेकर जो इनके विचार हैं ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं है। और किसानों की तरफ से बात यही थी कि वो कह रहे थे एमएसपी को लेकर जो कानून जिस शक्ल में वो देखना चाहते हैं वो उस सूरत में सामने नजर आए। लेकिन अभी जैसे जैसे एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं, सबके मुंह से यही बात निकल रही है कि कोई आगे बढ़ती हुई बात नहीं नजर आई है। लेकिन 3 तारीख को चूंकि बात अभी आगे, बस एक दिन के बाद जो बात आगे होनी है उसे लेकर थोड़ा सा आश्वस्त जरूर है कि हाँ हो सकता है रास्ता यहाँ से निकले। आज वैसे भी जब कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया था तो उन्होंने कहा था कि पहले हमें ये तो पता चले कि सामने से क्या कहा जा रहा है, उसके बाद हम विकल्प अपनी तरफ से बताएंगे। तो सामने से जब बातें कही गई हैं तो आज दोबारा अब मंथन और कल का दिन भी, जिसमें से निकलकर वो बात सामने आएगी कि आखिरकार क्या वो विकल्प हो सकते हैं जो कोई बीच का रास्ता तलाशा जा सके। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की, हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आए थे आज मीटिंग में, जो आज आए थे वही। धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ बोला सर कि कुछ खत्म करने की बात है, वापस लेने की? नहीं, अभी ये फैसला तो किसानों को करना है। मैं तो लगातार आग्रह कर ही रहा हूँ कि आंदोलन समाप्त करें, लेकिन फैसला किसान यूनियन को करना है। जो अवधारणा बनाई गई है एमएसपी मंडीज को लेकर के, इसके लिए आप लोगों ने क्या बताया फार्मर्स को? अभी इस मामले में कुछ नहीं जी, परसों चर्चा होगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किसानों को ही फैसला लेना है कि वो कब इस आंदोलन को वापस लेंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से उन्हें तमाम बातें कही है, आगे भी बातचीत के लिए तैयार है। विज जी को गुरुद्वारा से भगा दिया लोगों ने, और मुझे ये लगता है कि हरियाणा में खट्टर की सरकार के ऊपर संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं, और जेजेपी जो है उससे नाता तोड़ेगी। चौटाला को अगर अपने दादा का वो कैरियर याद आए तो मैं हरियाणा के जो किसान लोग हैं उनको अपील करता हूँ कि जेजेपी को हरियाणा की जो सरकार है उसके बाहर आने के लिए, खट्टर की हमायत वापस करने के लिए मैं उनको अपील करता हूं। और ये एक बड़ा करारा थप्पड़ होगा बीजेपी को। और पंजाब और हरियाणा में 2 जगह में दूसरी विकेट जब गिरेगी तो लोगों को लगेगा हाँ किसान आंदोलन ने बहुत बड़ी प्राप्ति कर। मैं डॉक्टर दर्शन पाल हूँ, मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। 30 संगठन जो है यहाँ उसका वन ऑफ द मेंबर्स हूँ, और ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी में मैं वर्किंग ग्रुप में। जेजेपी पे भी आप लोग दबाव बनाएंगे कि वो कट्टर सरकार पे थोड़ा सा दबाव बनाए ताकि आप लोगों की मांगे मानी जा सके? जेजेपी के ऊपर बना ही रहे हमारे किसान, यही तो हम बोल रहे हैं। जेजेपी के ऊपर पूरा प्रेशर दे रहे किसान। पहली सरसा में जो बड़ा बैठक हुआ उसमें जो पानी की बुछाड़े लगाई, वो सरसा में पहला बड़ा धरना हमने यही टारगेट करके किया था कि चौटाला के घरों के सामने एक धरना दिया जाए। वो दिया हमने, वो लगातार धरना चलता रहा 26-27 को दिल्ली में। और राजस्थान में भी उनका एनडीए का पार्टनर। मैं मंजीत सिंह राय। क्या पक्ष रखा है? आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की, हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आए थे आज मीटिंग में, जो आज आए थे वही। धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ बोला सर कि कुछ खत्म करने की बात है, वापस लेने की? नहीं, अभी ये फैसला तो किसानों को करना है। मैं तो लगातार आग्रह कर ही रहा हूँ कि आंदोलन समाप्त करें, लेकिन फैसला किसान यूनियन को करना है। जो अवधारणा बनाई गई है एमएसपी मंडीज को लेकर के, इसके लिए आप लोगों ने क्या बताया फार्मर्स को? अभी इस मामले में कुछ नहीं जी, परसों चर्चा होगी। ठीक है सर, थैंक यू। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।